Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसके 3 टॉपिक्स लैंड, सॉयल और वाटर हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो कि इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. कुछ स्कूल बच्चे हैं जो एक एग्जीबिशन देखने गए हैं, और ये एग्जीबिशन है हैंडीक्राफ्ट्स का, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों का। और उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसमें जो भी सामान है, जितना भी सामान है, वो देश के अलग अलग पार्ट्स में से कलेक्ट करके वहाँ एग्जीबिशन में रखा गया है। Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." तो वहाँ पे एक लड़की है मोना, उसने एक बैग को देखा, उसे उठाया और कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत एक हैंड बैग है, बहुत खूबसूरत बैग है ये तो। Yes, it is made from jute, the teacher said. तो जो उसकी टीचर है उसने भी कहा, हाँ बिल्कुल बहुत खूबसूरत बैग है ये तो, और ये जूट से बना हुआ है। Do you see those baskets, lampshades and chairs? Those are made of cans and bamboos. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. तो टीचर ने बताया कि ये जो सारी चीज़ें हैं, वो बास्केट, लैम्प शेड्स और जो चेयर हैं, वो कैन्स और बैम्बू से बनी हैं। और इंडिया का जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जो भाग है भारत का, वो बहुत ह्यूमिड रीजन है, इसलिए वहाँ पर बैम्बूज बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो ये चीज़ें उनसे बनी हुई हैं और वहाँ से यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लाई गई हैं। जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। तो जो जेसी थी, उसको एक सिल्क स्कार्फ बहुत पसंद आया, वो बहुत एक्साइटेड हुई उस सिल्क स्कार्फ को देख के, और उसने कहा, देखो ये कितना खूबसूरत स्कार्फ है। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्रीज। तो टीचर ने बताया कि हाँ बिल्कुल ये सिल्क का स्कार्फ है, और जो सिल्क है हमें वो कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है सिल्क वर्म से। और सिल्क वर्म कहाँ पर पैदा होते हैं? मलबरी ट्रीज पर। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो बच्चों ने वहाँ क्या सीखा कि हमें जो पौधे हैं वो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो हम अपनी डेली की लाइफ में, दिन प्रतिदिन की लाइफ में इस्तेमाल में लाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, हम इंसान हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सिर्फ एक नैरो जोन में ही पनपते हैं या रहते हैं, जो कहाँ पर है, वो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के मिश्रण से बना हुआ एक छोटा सा पार्ट, जिसे हम कहते हैं बायोस्फेयर। ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। तो सिर्फ बायोस्फेयर ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और जो बायोस्फेयर है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे वाइल्ड लाइफ है या ह्यूमन लाइफ है, वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हम जानते हैं जो वेजिटेशन है, जो ग्रीनरी है हमारी, जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, वो हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये हमारे बहुत सारे काम आते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल टू एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies. हम जानते हैं कि जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं, सबसे पहले तो वो हमें टिम्बर देते हैं, लकड़ी देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, ऑक्सीजन देते हैं हमें, जो हम सांस लेने में जो हमारे काम आ रही है,
हमारी सॉइल को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो जो हमारी क्रॉप्स है उसको उगा सके। साथ ही साथ वो हमारे जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करने के काम आते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, बहुत सारे जितना भी हमारे पास टर्पंटाइन ऑयल है, लेटेक्स है, गम है, जितने भी हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं वो हमें अपने नेचुरल वेजिटेशन से प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ जो पेपर है जो हम अपने स्कूल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, अपने एजुकेशन में इस्तेमाल में लाते हैं, वो पेपर भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। अब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनके असंख्य अनगिनत यूजेस हैं, मतलब पेड़ पौधे हमारे अनगिनत काम आते हैं। और जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधों को अपने इस्तेमाल में लाते हैं उनमें आप कुछ और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का पेड़ पौधे को इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। तो जो हमारा वन्य जीवन है उसमें हम सभी को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी कि जो मरीन एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ में ही इंक्लूड होते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। तो जितने भी ये सारे जानवर हैं वो सब हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मिल्क हम सभी जानते हैं, दूध तो हम सभी पीते हैं, मीट हम में से काफ़ी इंसान हैं जो मीट भी खाते हैं, हाइड्स यानी चमड़ा, हमें एनिमल से चमड़ा भी मिलता है यानी कि लेदर, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेदर के शूज़ बनते हैं, लेदर बेल्ट बनती है, लेदर के बैग्स बनते हैं। साथ ही साथ ये हमें वूल प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे स्वेटर बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे एनिमल्स हमें देते हैं जो हमारे डे बाय डे की लाइफ में काम आते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब अगर हम कहें कि हमें जो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सब बड़े बड़े जानवरों से मिलती हैं, तो जो छोटे जानवर हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे जो बीज हैं, मक्खियाँ हैं, जैसे जो मधुमक्खी है वो हमें हनी देती है, शहद देती है, साथ ही साथ वो पॉलिनेशन का काम करती है। पॉलिनेशन आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन मीन्स एक फूल पर बैठती है तो उसके परागकण वो अपने पंखों पे चिपकाती है, और जब दूसरे फूल पे बैठती है तो वो परागकण वहाँ पे उसके छूट जाते हैं, तो जिससे पॉलिनेशन होता है, नए फूल बनते हैं, फल आते हैं। तो जितने भी पॉलिनेशन के काम हैं वो इंसेक्ट्स के थ्रू ही होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमें फल भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारे लिए डिकम्पोजर्स भी, यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम में जो वेस्ट मटेरियल है ये उसे भी खाकर ख़त्म कर देते हैं। जो चीज़ें सड़ जाती हैं उनको खा लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ सड़ती है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होती है, वो धीरे धीरे सड़ के गल के पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो जो उनका गलने का प्रोसेस है उसमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। जो इंसेक्ट्स हैं हमारे, वो किसी भी चीज़ को गलाने में काम आते हैं, उनको ख़त्म करने में काम आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को आप अगर खुला छोड़ देंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आप उसमें वो गलना शुरू हो गया, उसको चींटियाँ खा जाती हैं, उसमें मक्खियाँ बैठ के मक्खियाँ उसको खाना शुरू कर देती है, और इस तरह से वो कोई भी चीज़ जो ओपन में पड़ी वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और पूरी तरह से ख़त्म होकर मिट्टी में मिल जाती है, यानी कि खाद बन जाती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। तो जो हमारे बर्ड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं, हमारे लिए डिकम्पोजर्स हैं, क्योंकि वो भी जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, अगर मान लीजिए हमारे लिए मक्खियाँ हैं या चींटियाँ हैं, वो हमारे लिए डिकम्पोजर हैं, वो हमारी चीज़ों को ख़त्म कर रही हैं। लेकिन अगर एक्सेस में मक्खियाँ और एक्सेस में अगर चींटियाँ हो गई तो वो भी गलत है। तो इसलिए वहाँ पर जो बर्ड्स हैं हमारे, वो इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाकर डिकम्पोजर का काम करते हैं और इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक्स, इज अ स्केवेंजर एंड कंसिडर्ड अ विटल क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो वल्चर है, जो गिद्ध है, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक क्लीनर का काम करता है। वो हमारे एनवायरनमेंट की सफाई रखता है, क्योंकि जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं वल्चर उनको खाता है। तो जब डेड एनिमल्स डिकम्पोज होने से पहले जब सड़ना शुरू होते हैं, उनमें से जब बदबू आती है तो पूरे एनवायरनमेंट में एक पॉल्यूशन फैल जाता है। उस पॉल्यूशन को रोककर वल्चर उनको, जैसे ही कोई जानवर मरता है वो उसको खा जाते हैं। तो इस तरह से वो एक स्कैवेंजर का रोल प्ले करते हैं, एक क्लींजर का रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem। तो जितने भी जानवर हैं, चाहे वो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, चाहे बड़े से बड़े जानवर हैं,
वो सभी हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, एक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इनमें से ज़रा भी इस चेन में कहीं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ गया तो हमारा इकोसिस्टम है जो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब हम देखते हैं, डू यू नो vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drug for livestock use the breed vulture in captivity. तो हम देखते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, हमारे देश में जो वल्चर्स हैं उनकी मात्रा बहुत कम रह गई है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर की मौत हो गई है किडनी फेलियर से। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो, हम जानते हैं कि स्कैवेंजर्स हैं और जो जितने भी डेड एनिमल्स हैं उनको वो खाते हैं, और जो डेड एनिमल्स थे उनका इलाज किया गया था एक मेडिसिन के द्वारा, जिस मेडिसिन का नाम था डिक्लोफेनिक। और उस डिक्लोफेनिक मेडिसिन से उन एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया गया, उनको वो ड्रग एज अ पेन किलर दी गई जो कि एस्प्रिन या आइब्रुफिन के टाइप की ही होती है, लेकिन उस दवाई को खाने की वजह से उन एनिमल्स की डेथ हो गई और उन एनिमल्स को वल्चर ने खा लिया, जिसकी वजह से वल्चर्स भी किडनी फेलियर की वजह से मर गए। तो हम आज के टाइम में देखते हैं कि जो वल्चर्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं, और अब ये कोशिश की जा रही है कि इन ड्रग्स को बैन कर दिया जाए। और तो अब ये कोशिश की जा रही है कि कैप्टिविटी में वल्चर्स की ब्रीडिंग की जाए, यानी कि अब एक साइंटिफिक तरीके से उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो वेजिटेशन है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पर मॉइस्चर यानी कि नमी कितनी मात्रा में है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं वर्ल्ड में, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। जैसे कि फॉरेस्ट्स, यानी कि कहीं कहीं का जो वेजिटेशन होता है वो जंगली होता है, कहीं कहीं ग्रासलैंड्स होते हैं, कहीं स्क्रब्स होते हैं और कहीं टुंड्रा प्रदेश होते हैं। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बारे में सभी को पता है। फॉरेस्ट यानी कि जंगल और ग्रासलैंड मीन्स ऐसे इलाके जहाँ दूर दूर तक हमें सिर्फ घास ही नज़र आती है और वो घास भी बहुत ऊंची ऊंची होती है। स्क्रब्स ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, यानी कि कटीले झाड़ीदार जंगल एक तरह से। और टुंड्रा वो प्रदेश होते हैं जहाँ पर कि पेड़ नहीं उगते हैं, ये थोड़े ढलानदार इलाके होते हैं और इनमें काई या छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ उगती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। तो जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट्स आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो जो जंगल होते हैं, हम ज़्यादातर ऐसे इलाकों में देखते हैं जंगल जहाँ पर कि वहाँ के वेजिटेशन को जो वाटर की सप्लाई है वो अबंडेंस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, यानी कि जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती हो, ऐसे एरियाज़ में हमें जंगल देखने को मिलते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी अवेलेबल होगा ग्रीन वेजिटेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि जिन एरियाज़ में पानी या रेनफॉल थोड़ी कम होती जाती है, यानी मॉइस्चर कम होता जाता है, उन एरियाज़ में जो ट्रीज़ हैं उनका साइज़ भी थोड़ा कम होता जाता है और उनकी डेंसिटी यानी कि जो उनकी घनता है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि जो उनकी जो बहुत नज़दीक जैसे जंगलों में पेड़ होते हैं वो थोड़े थोड़े कम नज़दीक होने लगते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कि बारिश कम होती है या जहाँ ऐसे इलाके हैं जिनमें मॉइस्चर कम है। यानी कि अगर हम कहें कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर हमें ज़्यादा घने जंगल देखने को मिलते हैं और जहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनकी डेंसिटी और उनकी हाइट कम होती जाती है। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी कि नॉर्मल रेनफॉल होती है, यह ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे एरियाज़ में जो पेड़ पाए जाते हैं वो नॉर्मल हाइट के होते हैं और वहाँ पर हमें पेड़ों के साथ साथ ग्रास भी देखने को मिलती है। तो ऐसे जो एरियाज़ होते हैं वो ग्रासलैंड बनाते हैं वर्ल्ड के, जहाँ पर हमें पेड़
और घास दोनों ही देखने को नज़र आती हैं। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो। अब ऐसे एरियाज़ भी हैं वर्ल्ड में, हम जानते हैं, जो कि ड्राई एरियाज़ हैं, ड्राई रीजन्स हैं, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे एरियाज़ में थॉर्नी श्रब्स होती हैं या स्क्रब्स होते हैं, यानी कि कटीले जंगल होते हैं ऐसे एरियाज़ में, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में कटीली झाड़ियाँ ही उग सकती हैं। इन सच एरियाज़ प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स हैव थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपीरेशन। और जितने भी ऐसे पेड़ होते हैं या ऐसी झाड़ियाँ होती हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो कटीले होते हैं, बिल्कुल चोंचदार होते हैं, और उनका जो सरफेस होता है लीव्स का वो थोड़ा वैक्सी होता है, ताकि जो सनलाइट है या जो धूप है या जो गर्मी है उसकी वजह से या ट्रांसपीरेशन की वजह से उनका मॉइस्चर उड़ ना जाए। तो जिसकी वजह से उन कटीली झाड़ियों में या तो बहुत ज़्यादा कांटे ही कांटे होते हैं, या फिर जो उनके लीव्स होते हैं वो भी बहुत तीखे होते हैं, और साथ ही साथ वैक्सी होते हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन कम से कम हो। इस तरह के पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो भी ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे तक होती हैं, ताकि जो पानी है, क्योंकि हमें पता है ऐसे एरियाज़ में सरफेस पर तो पानी अवेलेबल ज़्यादा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाने के बाद ही थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलता है पेड़ों को। तो इसलिए जो ड्राई एरियाज़ हैं उनके पेड़ों की जड़ें बहुत ज़्यादा डीप होती हैं ग्राउंड में, ताकि जो नीचे थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो उसको ले सके। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिचेंस। तो जो टुंड्रा वेजिटेशन है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, टुंड्रा प्रदेश वो होते हैं जहाँ पर कि हमें पेड़ देखने को नहीं मिलते, और जो ये टुंड्रा प्रदेश होते हैं वो थोड़े से स्लोप वाले होते हैं, यानी कि जितना भी कोल्ड पोलर रीजन है वो सारा टुंड्रा में आता है, और यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो ना के बराबर ही होता है, पेड़ तो यहाँ होते ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मॉसेस या फिर लिचेंस उगते हैं, यानी कि काई। तो यहाँ पर काई की सिर्फ हमें वैरायटी देखने को मिलती है, या तो बहुत बारीक वाली काई देखने को मिलती है, थोड़ी सी मोटी काई देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर घास या फिर पेड़ नहीं होते हैं। फॉरेस्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। तो जो हमारे जंगल हैं उनको अगर हम ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पर अगर हम क्लासीफाई करें तो दो तरह के जंगल हमें देखने को मिलते हैं। एक है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार जंगल जिनमें हमेशा हरियाली रहती है। इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ एक समय पर अपने पत्ते नहीं गिराते, तो इनके पूरा साल पतझड़ इनमें चलता रहता है, पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं, तो इसलिए ये जंगल कभी भी सूखे नज़र नहीं आते, और यही कारण है कि हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि वो पेड़ या वो जंगल जिनके की पत्ते साल में एक बार पूरी तरह से झड़ते हैं, तो इसलिए वो पेड़ देखने में सूखे नज़र आते हैं और फिर उसके बाद उनमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। Evergreen forests do not shed their leaves simultaneously in any season of the year। तो जैसे मैंने बताया, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनके जो पत्ते हैं वो किसी भी एक सीजन में पूरी तरह से नहीं झड़ते। Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration। तो जो बाकी डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो साल के किसी एक मौसम में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, ताकि उनके पत्तों के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन है वो कम से कम हो, मॉइस्चर का लॉस कम से कम हो। दीज फॉरेस्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। इसके साथ साथ हम इन्हीं जंगलों को दो और हिस्सों में बांट सकते हैं, जो है ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट, और ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं इनकी लोकेशन के बेस पर कि वो कौन से लैटिट्यूड में स्थापित हैं। You have learned in detail about the various forest types, their distribution, and the associated animals' life in the previous class। अलग अलग तरह के जंगलों के बारे में और वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों के बारे में आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। Today, there are many more people in the world than there were 2 centuries back। अगर हम आज का समय देखें और 2 सेंचुरीज पहले का समय देखें तो तब से लेकर अब तक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे वर्ल्ड में। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। अब इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए, इनकी जो खाने की सप्लाई है उसे पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है और उस एरियाज़ को ऐसे एरियाज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है जहाँ पर कि
फसल उगाई जा सके, यानी कि जंगलों को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बढ़ती हुई खाने की डिमांड को पूरा किया जा सके। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वेनिशिंग रैपिडली। जितना भी जो हमारे पास जो जंगली एरिया था पहले, उसको अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में ही उसको बहुत जल्दी या बहुत स्पीड से रैपिडली उसको वेनिश किया जा रहा है। वेनिश मीन्स ख़त्म किया जा रहा है। तो वर्ल्ड के जो जंगल हैं हमारे, वो बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही प्रदेश में कहें कि यहाँ के जंगल ख़त्म हो रहे हैं, ये चीज़ हमें पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। अब आज के टाइम में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचा कर रखें, यानी कि हम कुछ भी करें लेकिन अपने जंगलों को कटने से रोकें, क्योंकि हम जानते हैं कि जंगलों से हमें बहुत कुछ मिलता है। ना केवल जंगली जानवर, ना केवल जड़ी बूटियाँ, बल्कि हमारे लिए जो लकड़ी है या जो पेपर बनाने का जो मटेरियल है, वो भी बहुत सारी चीज़ें हमें जंगल से ही मिलती हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है जो आज के टाइम में ख़त्म होता जा रहा है और हमें इससे और ज़्यादा ख़त्म होने से रोकना है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरह से जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसे हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ। हम जानते हैं कि जो हमारे जंगल हैं वो हमारी एक बहुत बड़ी संपदा है, संपत्ति है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। और हमें ये भी पता है जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारे जानवरों के लिए शेल्टर है, उनके घर का काम करता है। साथ ही साथ वो जो हमारा इकोसिस्टम है जो बैलेंस्ड होना चाहिए उसे भी मेंटेन करके रखता है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, इंसानी एक्टिविटीज़ हो, इन सभी की वजह से जो ये हमारा जो इको सिस्टम है या जो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आती जा रही है, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि किस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा जंगलों की कटाई है, वहाँ पर खेत बनाना या घर बनाना, और ये सारी तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई। इसके अलावा जैसे बाढ़ आ जाना या सूखा पड़ जाना, हद से ज़्यादा स्नोफॉल होना, इन वजह से भी जो हमारा एक जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स का या एनिमल्स का वो डिस्टर्ब होता है। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinct. अब हमारी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी, जो कि या तो मतलब ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी हैं या तो फिर वो ख़त्म ही हो गई हैं। तो इतनी जो प्रजातियां हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की जो बिल्कुल एक एज पर पहुंच चुकी है ख़त्म होने की, उनको हमने बिल्कुल ही ख़त्म होने से रोकना है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources। तो जो बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से कि जो ये हमारी जो बहुमूल्य संपदा है वो ख़त्म होने की कगार पर है, और उसके जो रीज़न्स हैं उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन। अब ये एक्टिविटी तो ह्यूमन एक्टिविटी है क्योंकि इंसानों ने जो जंगल है उनकी कटाई शुरू कर दी है। सॉइल इरोजन, इसे भी हम ह्यूमन एक्टिविटी में ही काउंट करेंगे क्योंकि जितने ज़्यादा जंगल कटेंगे उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। फिर है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, यानी कि इंसानों ने वहाँ पर या तो अपना बहुत कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, चाहे वो घर बनाए, फैक्ट्री बनाई या किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग बनाई है, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी। इसकी वजह से हमारा जो एक नेचुरल सिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है। उसके बाद है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर यानी कि जो जंगलों में आग लगती है, कई बार वो नेचुरली लग जाती है, अगर कहीं थंडरिंग हुई तो उसकी वजह से आग लग जाती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आग लग जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि इंसानों की गलती की वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन जो हमारे जंगल हैं वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद आता है सुनामी या लैंडस्लाइड्स। ये दोनों ही नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं और इनकी वजह से भी जो हमारी जितनी भी जंगल संपदा है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे जो हमारे पेड़ हैं, वो एक्सटिंक्ट होने की कगार तक पहुंच रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स
of poaching that result in a sharp decline in the number of particular species. अब हमने बहुत सारे रीज़नों पर पढ़े जिनकी वजह से कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है या जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। और इन सब कारणों के अलावा एक और कारण भी है जिसकी वजह से जो ये एनिमल्स और हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी जो इंस्टिंक्ट होने की जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। वो रीज़न है पोचिंग यानी कि तस्करी। तो तस्करी मतलब इलीगल तरीके से किसी भी सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं हमारे जिनके के अलग अलग बॉडी पार्ट्स की डिमांड अलग अलग कंट्रीज़ में होती है। तो इसलिए सरकार से छुपकर इलीगल तरीके से कानून से बचते हुए इनकी तस्करी की जाती है। और ये जो पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर कई बार मेडिसिनल यूज़ किया जाता है इनका, कई बार इनका डेकोरेटिव इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी जो पार्ट्स हैं एनिमल्स के वो हैं जैसे कि उनकी स्किन है, उनके नेल्स हैं, उनके टीथ हैं, उनके हॉर्न्स हैं, यहाँ तक कि जो पक्षी हैं उनके फेदर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार ड्रेसेस में, हैट में या कैप्स में इनको लगा कर उनको डेकोरेटिव बनाया जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए या इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के लिए फिर उन जानवरों को, उन पक्षियों को मारा जाता है और उनको इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कि ये जो सारे बर्ड्स या एनिमल्स हैं वो ख़त्म होने की कगार तक पहुंच रहे हैं। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स और कुछ बर्ड्स के नाम दिए हैं जिनकी कि इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुँचाया जाता है, यानी कि इनकी तस्करी की जाती है इनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए। These can be conserved by increasing awareness। लेकिन जो भी ये सब हो रहा है इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं अवेयरनेस बढ़ाकर, ज्ञान बढ़ाकर, लोगों को इसके बारे में जानकारी देकर, उनको अच्छे से समझाकर हम जितना भी ये इलीगल काम होता है उसको हम रोक सकते हैं। अब यहाँ आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। रीड द न्यूज़ आइटम एंड फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया, कुड इट बी अवॉइडेड। अब यहाँ एक न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग्स दी गई हैं जिसमें कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी थी उसके बारे में सारे रिपोर्ट्स हैं। तो ये आग सबसे पहले तो स्टार्ट कैसे हुई और दूसरा क्या हम इस जो ये इंसिडेंट्स हुआ इसको अवॉइड कर सकते थे, इस आग को फैलने से रोक सकते थे या इस आग को लगने से रोक सकते थे। नो मोर फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू एंटायर रीजन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। इट अकर्स मेनली ड्यू टू 3 रीजन्स। अब कहीं भी जहाँ नेचुरल वेजिटेशन होता है वहाँ पर आग लगना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है और इसके मेनली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग एट्सेट्रा। एक तो है नेचुरल रीज़न यानी कि नेचुरल फायर लगती है, अपने आप लाइटनिंग हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इसी चैप्टर में, जिसकी वजह से सूखी घास में या सूखे पेड़ों में आग लग जाती है। दूसरा है फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान होते हैं कई बार वो लापरवाही से आग लगाते हैं अपने किसी कचरे को जलाने के लिए, किसी वेस्ट मटेरियल को जलाने के लिए, और धीरे धीरे वो आग बढ़ जाती है और उनके काबू से बाहर हो जाती है। तीसरा है पर्पसली कॉज्ड फायर बाय लोकल इनहेबिटेंट्स। तीसरा आती है आग जंगलों में जो लगती है वो है जो वहाँ के लोकल्स हैं वो जानबूझकर आग लगा देते हैं ताकि जंगल के एक पर्टिकुलर एरिया को साफ करके वहाँ पर या तो अपना कुछ खेत बनाने के लिए या अपने घर बनाने के लिए आसपास के जंगलों में आग लगाकर उस एरिया को साफ करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सोचते कुछ और है कि थोड़ा सा एरिया साफ करेंगे, लेकिन वो आग बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा फैल जाती है और वो उनके काबू से बाहर हो जाती है। सम कंट्रोल मेजर्स। अब अगर यदि आग लग जाए तो हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है वो बताने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉज्ड फायर थ्रू एजुकेशन। जो इंसानों की गलती से जो आग लगती है उसके लिए इंसानों को एजुकेट करना, यानी कि जितने भी पर्सन्स हैं वहाँ पर जंगलों के आसपास रहते हैं उन्हें इसके जितने भी कॉज्ड है उनके बारे में समझाना और बताना कि अगर जंगल में आग लग गई तो उससे कैसे बचाव करें और कौन कौन सी सावधानियाँ वो बरतें कि आग लगे ही ना। दूसरा है प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर्स थ्रू वेल कोऑर्डिनेशन नेटवर्क
of observation points, efficient ground पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। और अगर यदि आग लग भी जाए तो सबसे पहले फटाफट से जितना जल्दी हो सके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन वर्क करना, जितने भी वहाँ आसपास पर्सन्स हैं वो फटाफट देखें कि कहाँ से हमें आग बुझानी है, किस तरह से हमें पानी इकट्ठा करना है या किसी भी तरह से आग बुझाने के जो साधन है वो लेकर आने हैं वहाँ तक। और उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से रखना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना और फटाफट से जितना स्पीड से हो सके उस आग को बुझाना। और अगर उनके कंट्रोल में नहीं है तो फाइटर्स को इसके बारे में बताना। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से जो तस्करी होती है वो बहुत सारे एनिमल्स की, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, और जिसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं वो ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो उन सबको बचाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जितना भी हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है या जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रोटेक्शन में ही उनकी ब्रीडिंग की जा सके, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion। जितने भी जो हमारे क्रीक्स हैं, क्रीक्स यानी कि जो हमारी खाड़ी हैं, यानी कि एक डेप्थ वाला इलाका जहाँ पर कि थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो लेक्स हैं या जितने भी हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा है, जहाँ पानी ज़्यादा है, उन सभी इलाकों को प्रोटेक्ट करना ताकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे बहुत कीमती हैं उन सभी को हम ख़त्म होने से बचा सकें। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा बायोस्फीयर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जितनी भी हमारे जो स्पीशीज़ हैं अगर हम उन्हें ख़त्म होने से रोक लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज़। हम जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारी स्पीशीज़ का, उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उसको ख़राब कर रही हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स अंधाधुंध। तो जो ये अंधाधुंध जो किलिंग हो रही है बहुत सारे बर्ड्स की, एनिमल्स की, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, इसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स तो हमारे ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो ख़त्म ही हो चुके हैं, और बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे भी हैं जो ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो इस चीज़ के लिए हमें आम इंसानों में अवेयरनेस बढ़ानी है, उनको बताना है और उनको समझाना है कि ये हमारे लिए कितने ज़्यादा कीमती हैं। और इसके लिए जो हमें बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है या फिर वन महोत्सव प्रोग्राम है, जिसके थ्रू कि हम उनको अवेयर करें कि हमारे लिए जंगलों का क्या महत्व है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर वन महोत्सव मनाया जाता है, और वन महोत्सव प्रोग्राम के ही अंदर हम देखते हैं कि स्कूल्स में बच्चों को छोटे छोटे पौधे दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि इन पौधों को वो अपने घर में ले जाकर लगाएं। अगर उनके पास जगह है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यदि वो किसी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो गमलों में लगाएं। इससे होता क्या है कि बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस आती है कि एक पौधे को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पौधे को पर्टिकुलर टाइम पर पानी डालें और उसमें खाद डालें। तो इससे बच्चों में एक समझ आती है, एक हमारी आने वाली जनरेशन तैयार होती है जो जानती है कि पौधों को या हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। School children should be encouraged to bird watch and visit natural camps so that they appreciate the habitat of varied species। साथ ही साथ स्कूल के बच्चे जो हैं उनको इसके लिए encourage किया जाना चाहिए या किया जाता भी है कि वो बर्ड सेंचुरीज़ देखें या अलग अलग जितने भी नेचुरल कैंप्स हैं वहाँ पर जाएं या खुद नेचुरल कैंप ऑर्गेनाइज़ करें और देखें कि जो नेचुरल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जितनी भी हमारी छोटी छोटी स्पीशीज़ हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से रहती हैं, और समझें कि उनके लिए वो चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब हम जानते हैं कि अब जब इतना ज़्यादा हम अपने नेचर को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेयरनेस आ चुकी है कि अब हमने इसको और ज़्यादा ख़राब नहीं करना, बल्कि जो भी हमारे पास अब बचा है
उसको हमने बचा के रखना है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने लॉज पास किए हैं इसके अगेंस्ट के जितने भी बर्ड्स या एनिमल्स हैं उनका जो इलीगल ट्रेड है वो ना हो, साथ ही उनकी इलीगल किलिंग भी ना हो। इन इंडिया किलिंग ऑफ लॉयन टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स हैव बीन बैंड। अब इंडिया में तो ये बैन ही कर दिया गया है कि लॉयन टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पिकॉक को हम मार ही नहीं सकते। और हम जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो पिकॉक है, तो इसलिए भी उसको तो स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है हमारे देश में। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को एस्टेब्लिश किया गया है CITES के नाम से, जिसने बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स की एक लिस्ट जारी की है जिनका जो व्यापार है वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। जब ट्रेड पर रोक लग जाती है तो जाहिर सी बात है इनकी जो पोचिंग है वो भी बंद हो जाती है, इनका जो इलीगल जो एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाना है वो भी बंद हो जाता है। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो बेचेंगे कैसे उस चीज़ को हम। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर नागरिक का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, उनकी रक्षा करना, उनको किसी भी तरह से हर्ट ना करना। अब हम देखते हैं ग्लॉसरी। नेशनल पार्क, अ नेचुरल एरिया डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस। अब जो नेशनल पार्क होते हैं वो पर्टिकुलर डिज़ाइन किए गए होते हैं एक ऐसे स्पीशीज़ के लिए जहाँ पर कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर रहती है तो उस स्पीशीज़ के लिए वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। यानी कि नेशनल पार्क्स में अगर हम देखें तो जहाँ वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए ही होते हैं ताकि वो वहाँ पर ग्रोथ कर सके, बढ़ सके। तो उनको नेचुरल हैबिटेट उनको प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर। एक और ग्लोसरी यहाँ दी गई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and the development। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स वो होते हैं जो कि ग्लोबली नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और पूरे प्लान के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ उनको बनाया जाता है और सभी देश आपस में मिलजुल कर पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यरत रहते हैं। अब लास्ट में है हमारे पास डू यू नो। CITES, the Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, is an international agreement between governments। अब ये CITES इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ दी गई है। ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो बहुत सारी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने मिलकर किया है इंटरनेशनल लेवल पर। It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival। तो इसमें जितने भी इन्होंने एक लिस्ट दी है बर्ड्स की, एनिमल्स की, उनका जो व्यापार है या उनकी जो खरीद फरोख्त है उस पर रोक लगाई गई है, उनकी किलिंग पर रोक लगाई गई है। और जितने भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पर साइन किए हैं वो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं। रफली 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। तो इसमें जो लिस्ट दी गई है उसमें अगर हम एक मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो 5000 के आसपास एनिमल्स और 28,000 के आसपास जो प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं बर्ड्स और एनिमल्स के जिनको कि CITES के द्वारा प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि ना तो हम उनको मार सकते हैं ना ही उनकी पोचिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर की समरी या फिर एक क्विक रिकैप। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।